चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का सबसे ये लास्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। देखिए, आवर्त सारणी में दो प्रकार के स्तंभ आपको दिखाई देते हैं। एक सोया हुआ लाइन रहता है और एक खड़ा लाइन रहता है। तो जो खड़ा लाइन है उसको वर्ग बोलते हैं और जो सोया हुआ लाइन है उसको आवर्त बोलते हैं। मतलब जो सोया हुआ लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। और जो खड़ा लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो आपसे पूछा उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट ग्रुप को हम लोग कौन सा सदस्य बोलते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। कौन सी धातु? क्षार धातु। इसमें आंसर हो जाएगा क्षार धातु। अक्रिय गैस हम लोग बोलते हैं वर्ग 18 को। वर्ग किसको? 18 को, या वर्ग 0 जिसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? हेलोजन्स इसी के जैसा एक पॉपुलर है हेलोजन। तो हेलोजन कहते हैं हम लोग ग्रुप 17 को। ग्रुप 17 को हेलोजन्स बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन ये आते हैं। ये हेलोजन्स है हमारा। क्लियर है? ये हमसे सवाल था आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के सदस्य क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं। कौन सी धातु? क्षार धातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह, अभी आपको बोले थे पीछे वाले जो क्वेश्चंस था उसमें हमने आपको कराया कि जो वर्ग 18 या शून्य के तत्व हैं उसको अक्रिय गैस बोलते हैं। तो इसमें अक्रिय गैस कौन है बाबू? तो हीलियम। कौन हो जाएगा? हीलियम। आवर्त सारणी के शून्य समूह का सदस्य तत्व इसमें कौन है? हीलियम। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप इजिली समझ सकते हैं इसको। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? ये बात आता है सहसंयोजक बंध के लिए। तो सबसे पहले तो जिस कंपाउंड का बोले आपको उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो CH4 मीथेन है। आपको बहुत सारी इसमें जुगाड़ बताते हैं। इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप से इनके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आप इजिली काउंट डाउन कर सकते हैं 1 2 3 और 4। चलिए, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर तो 4 सही हो गया। लेकिन अगर बड़े कंपाउंड हैं, मतलब जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा है, तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कि सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? एक अपना हम आपको जुगाड़ व्यवस्था बताते हैं। एक अपना हम आपको जुगाड़ व्यवस्था हम बता रहे हैं। अगर हमसे पूछा C2H5OH में हाइड्रो या सॉरी C2H5OH में सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ एटम और -1, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 क्या करना है? तो देखो, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन का 5, तो 5 2 7, एक ऑक्सीजन 8 और एक इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए तो 8 1 9, 9 में से एक घट गया, कितना बच्चा? 8। बहुत आसान। हमने कहा अगर आपको निकालना है सहसंयोजन संख्या तो आप क्या कीजिए, उस कंपाउंड में प्रेजेंट टोटल परमाणुओं की संख्या -1। यानी C2H5OH का बात करें तो 2 और 5 7 और एक 8 एक 9 -1 = 8। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के चेक करें तो आपको इससे पता चल जाएगा, है ना जी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। बोलिएगा सर इसमें कैसे पता चला? CH4 फार्मूला। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो टोटल 5 -1 कर दिए तो कितना निकला? 4। CH4 में सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 4। कोई दिक्कत है? बड़ा से बड़ा कंपाउंड का आप निकाल सकते हैं, छोटे से छोटे कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, एक आवर्त सारणी हमारे मेंडलीव साहब दिए हैं। तो मेंडलीव साहब जो थे वो उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया उसके लिए आधार था परमाणु द्रव्यमान। कौन सी द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान।
मान। लेकिन अभी जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं वो दिया गया है मोसले के द्वारा, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे मेंडलीव का आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। अमोनिया का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो आप अगर देख रहे हैं तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। हमसे पूछा था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात, तो 1:3 आंसर हो जाएगा। 1:3 इसका आंसर सी सही है। फिर से सुनिए, अगर आपसे पूछे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है, तो हो जाएगा 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात अगर पूछ दे वाटर में तो 2:1 हो जाएगा। यही चीज अमोनिया के जगह अमोनियम होता तो अमोनियम का बाबू फॉर्मूला NH4 होता है और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था अमोनिया का, तो अमोनिया का हम फॉर्मूला पहले लिख लिए, उसमें चेक कर लिए कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है और हाइड्रोजन की संख्या। सर पता कैसे चलेगा कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? तो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन के जस्ट बगल में क्या कोई डिजिट है? नहीं है। तो कितना है? 1। हाइड्रोजन के बगल में क्या कोई डिजिट है? तो है। कितना है? 3। तो 1:3 इसका आंसर हो जाए। लोहे की परमाणु संख्या कितनी? एक बात याद रखिएगा, आपका एक सवाल एटॉमिक नंबर से जरूर रहेगा, यानी परमाणु संख्या से एकदम फिक्स है, कंफर्म रहेगा ही रहेगा। पर लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होती है। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे देखते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ओजोन का फॉर्मूला बाबू O3 होता है। उसमें ऑक्सीजन क्या गो है? 3 गो। डायरेक्ट एकदम याद है ना। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। फॉर्मूला याद रहेगा तो परमाणुओं की संख्या वाला बन जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? अभी आपको बताएं, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस। कैसा है? अक्रिय, मतलब किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। अगर पता करना है तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, है ना। देखो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। तिर्यक नियम। तिर्यक नियम के जगह तिर्यक नियम समझेंगे। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो बच्चों बोलो,
तिर्यक नियम किसने दिया था? तो तिर्यक नियम दिया था डोवरेनर ने। किसने दिया था? डोवरेनर ने। और ये डोवरेनर कहाँ के रसायनज्ञ थे? जर्मन के। कहाँ के रसायनज्ञ थे? जर्मन के रसायनज्ञ थे। और इन्होंने तिर्यक नियम के बारे में बोला था। और तिर्यक नियम में क्या कहा गया था कि यदि तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? तो किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर। एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, ये अपने मन से आपको मैंने बता दिया। जैसे हमने लिखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी परमाणु द्रव्यमान 7 मानी जाती है और इसकी 23 और इसकी 39 मान ली जाती है। ऐसे 39.1 होता है। क्या डोवरेनर साहब ने कहा था कि ये जो बीच वाले तत्व है ना, इनकी परमाणु द्रव्यमान इन किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। तो बच्चों, औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? औसत बराबर होता है राशियों का युग्य बटा राशियों की संख्या। राशियों का युग्य बटा राशियों की संख्या। तो 7 + 39 और बाई कितना? 2। तो 7 + 39 को अगर ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 46/2। अगर कट आउट करेंगे तो 23। बोलो बच्चों, क्या ये आया? ऐसा 23 आया या नहीं आया? आया। डोवरेनर का तिर्यक नियम क्या कहा था कि यदि तत्वों को, तिर्यक के तत्वों को, सॉरी, तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टक नियम किसने दिया? ये बात सुन, अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं, न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो न्यूलैंड्स थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड के। ये याद रखने में थोड़ा आसान पड़ेगा। एक बात सुनो, न्यूलैंड कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो इंग्लैंड के थे। डोवरेनर कहाँ का था? तो जर्मन का। और मेंडलीव कहाँ के थे? तो रूस का। मेंडलीव कहाँ का? रूस। और डोवरेनर कहाँ? जर्मन। न्यूलैंड कहाँ? इंग्लैंड का। इन्होंने अष्टक नियम में क्या कहा था कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से शुरू करने पर पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होती है। यह किसने कहा? न्यूलैंड्स ने कहा। किस तत्व के गुण के बराबर? 8वें तत्व के गुण के बराबर। इसीलिए इनके नियम को अष्टक नियम कहा गया। कौन सी नियम? अष्टक नियम। फिर से सुन लेंगे। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। क्या है अष्टक नियम? तो न्यूलैंड्स के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का, यानी किसी भी तत्व से अगर शुरू करें तो पहले तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण के समान होंगे। ये दिया कौन था? न्यूलैंड्स ने। क्लियर हो गया? बाद में इनका फ्लॉप कर गया। लेकिन मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, एक बात सुनो, किसके आवर्त नियम के अनुसार? मेंडलीव का। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का जो गुणधर्म है वो किनका आवर्त फलन होता है? तो आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चंस में ही बता दिए हैं कि मेंडलीव जो आवर्त सारणी दिया था ना, उसमें तत्व का आधार परमाणु द्रव्यमान था। और जो मोसले दिया उसमें तत्व का जो आधार था, यानी आवर्त सारणी का आधार था, वो परमाणु संख्या था। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीव ने तत्व को किसके बढ़ते क्रम में? तो परमाणु द्रव्यमान का। इसमें ज्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं है। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों की विद्युत धनात्मक अभिलक्षण, क्या बोला? आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों की विद्युत धनात्मकता का जो लक्षण है वह ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? पहले सुन लो। ऊपर से बाबू आ गया नीचे, तो जब ऊपर से आया नीचे, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक।
तो हमसे पूछा विद्युत धनात्मकता, हम आपको दोनों साथ साथ क्लियर करा देते हैं, विद्युत धनात्मकता भी और विद्युत ऋणात्मकता भी। ये बात पहले ध्यान से सुन लो। तुम किसी भी वर्ग में बाबू तुम आ रहे हो ऊपर से नीचे, तो किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा कब? जब ऊपर से नीचे आएंगे। तो लिख दे क्या, किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से कहाँ? नीचे। गाना याद नहीं करने का, ऊपर से नीचे आने पर, आने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बढ़ेगा। फोटो पहले बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा लिथियम, तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट। अगर बात करते हैं सोडियम का, तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और एक इसमें थर्ड ऑर्बिट भी। हम अगर बात करते हैं पोटेशियम का, तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। एक बात सुनो, छोटा सा वीडियो है तो ज़्यादा हम इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं बता सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 1। अब अगर कंफ्यूजन होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप वीडियो देख लेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे और आप आसानी से सीख पाएंगे कि हम किस तरीके से ऐसे इसको अरेंज किए। ऐसे आप कुछ समय के लिए मान लें, आपको तो ये आता ही होगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। हम ऊपर से आ रहे हैं नीचे, तो बता दो ये लिथियम की साइज छोटी है और पोटेशियम की साइज बड़ी है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो आकार के बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा उसको देख लीजिए, इधर उधर नहीं सोचिए, ये पढ़ाई पर ध्यान देना है। आकार बढ़ा रहे हैं किस चीज का? दूसरे चीज का नहीं सोचने का, ये एटम का। ऊपर से आ रहे हैं कहाँ? नीचे, तो आकार बढ़ रहा है। जब आकार बढ़ रहा है तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या भी बढ़ रही है। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि ऊपर से नीचे आएंगे तक का बढ़ेगा जी, आकार बढ़ेगा। आकार का होगा? बढ़ेगा। लिख देना, आकार बढ़ेगा। दूसरा, त्रिज्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? त्रिज्या। ये त्रिज्या, एक सेकंड, तुम पास है, देखो त्रिज्या बढ़ेगी, है ना? ना पास आ गई है, नहीं, त्रिज्या बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा का, तो आयनन ऊर्जा घटेगा। आयनन ऊर्जा घटेगा, आयनन ऊर्जा घटेगा जब आप ऊपर से आएंगे नीचे। अब बात आता है पॉइंट पे, विद्युत धनात्मकता क्या होगी? विद्युत धनात्मकता, एक बात समझो, विद्युत धनात्मक कहते किसको हैं? इलेक्ट्रॉन देने के टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी को हम विद्युत धनात्मकता बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मकता। एक बात सोचो, ये न्यूक्लियस के नजदीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने में यहां से थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अपने तरफ खींचना चाहता है। और धनात्मक होगा कब? जब आप इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तब। यहां से इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा आसान होगा निकल, और यहां और आसान, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि वो विद्युत धनात्मकता उसकी बढ़ गई है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। और जब विद्युत धनात्मकता बढ़ गया तो धातुई गुण बढ़ेगा। कौन सा गुण? धातुई गुण। कौन सा गुण बढ़ेगा? धातुई गुण बढ़ेगा। धातुई गुण
बढ़ेगा। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। क्लियर हो गया? विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा। क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। हमसे सवाल पूछा था, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष, किसी समूह मतलब वर्ग विशेष में तत्व की विद्युत धनात्मकता अविलक्षण ऊपर से नीचे आने पर बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये तो क्लियर आपको डिस्कशन ही करा दिए कि बढ़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर नहीं दिख रहा है तो हम किसी किसी चीज का कलर बदल देते हैं तो शायद आपको ज्यादा बढ़िया दिखेगा। बस ये आई आई। चलिए, क्लियर हो गया ना? बदल ले। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाइए। फिर वही कहानी है, ये बार आवर्त में जाना है कहाँ? बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। एक बात सोचो, धातु जो है उसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का गुण कैसा होता है? भस्मिक या क्षारीय? भस्मिक होता है या क्षारीय बोल सकते हैं। क्षारीय नहीं है, क्षारीय, उल्टा लिखा गया है, चलेगा, आप लोग समझ लेंगे। लेकिन अगर यही अधातु के ऑक्साइड हैं तो अधातु का जो ऑक्साइड है ना वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। और आपको ये बात क्लास में पढ़ा दिया गया है कि जब जब जाते हैं बाएं से दाएं तो बाएं तरफ रहता है धातु और दाएं तरफ रहता है अधातु। तब बोलो, बाएं तरफ अम्लीय प्रकृति कम होगा लेकिन दाएं तरफ अम्लीय प्रकृति अधिक होगी। तो किसी भी आवर्त में आप अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है। माने पहले धातु मिलता है और बाद में अधातु। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अंकित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो आंसर इसमें फ्लोरीन हो जाए। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय है? तो आप ही को तो बोले हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? ऑक्साइड कौन सी होगा? क्षारीय होगा। कौन सी होगा? क्षारीय। तो बता दो, ये धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा तो सोडियम ऑक्साइड इसमें आंसर होगा। ऐसा एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है लेकिन अधिक पूछा तो अधिक कौन है? सोडियम ऑक्साइड। आवर्त समूह के वर्ग एक के तत्व को, आवर्त सारणी के समूह के ये पहला वर्ग है ना, समूह वन के तत्व क्या कहलाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्षार धातु। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु। ये वर्ग वन, ये वाला जो क्षार धातु है ये वर्ग वन का है ना। क्षारीय मृदा धातु वर्ग टू का है। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तो नीचे प्रेजेंट रहते हैं लेकिन समूह पूछेगा तो तीसरा। और संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को बोलता है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आते हैं 3 से 12 तक। ये वर्ग अगर पूछे तो 3 से 12। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? निकालना है 1 मिनट। क्या पूछा? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 12। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? एस में। तो कौन से ब्लॉक में है? इसकी ब्लॉक कौन सी है? तो एस ब्लॉक। अगर पूछे आवर्त कौन सी है तो तीसरा। लास्ट वाला जो सबसेल है ना किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट के एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट वाला सबसेल है वो उसके ब्लॉक को बताता है और सबसे बाहर का सेल ये बताता है आवर्त को।
और बात करते हैं वर्ग का, तो सभी ब्लॉक के लिए अलग अलग फार्मूला है। लेकिन अगर एस ब्लॉक की आप बात करते हैं, अगर आप किसकी बात करते हैं, मुस्कुराने की बात करते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक की, सॉरी मुस्कुराने की नहीं, एस ब्लॉक की अगर बात करते हैं, तो एस ब्लॉक की बात कीजिएगा तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वह इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी वर्ग है। इस ब्लॉक के इस ब्लॉक के तत्व का वर्ग निकालने का सबसे छोटा फॉर्मूला क्या है, सबसे आसान सा फॉर्मूला क्या है, कि जितना उसमें तत्व उपस्थित है वही उसकी वर्ग की संख्या है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सॉरी तत्व की संख्या बोले, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, दो, तो समूह दो हो गया। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर दें। अगर आपको यह निकालना हो कि कोई तत्व इस ब्लॉक में उपस्थित है और वो कौन से वर्ग में है, तो बहुत आसान सा टेक्निक है कि उसके एस सबसेल, लास्ट का जो एस सबसेल है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, उसके वर्ग कहलाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू, तो वर्ग कौन सा, टू हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि अधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करता है। अधात्विक लक्षण बोला तो अधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करने वाला ब्रोमीन है। कौन है, ब्रोमीन। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, हाँ ये देखो, दीर्घतम रूप प्रस्तुतिकरण है मोसले साहब का। किनकी है, मोसले का। किनकी है, मोसले का। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले हैं हमारे क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन। किसने कहा, उसने कहा, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्याएं हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान। ये बात समझो, परमाणु द्रव्यमान है ये कहा था मेंडलीव ने, और परमाणु संख्या उनके मूल गुणधर्म है ये बात कहा मोसले ने। तो आंसर हो जाएगा मोसले, बी आंसर इसकी हो। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है ना, ये आधुनिक वाला नहीं है। दूसरा बोला परमाणु संख्या का, एकदम यस, ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ये किनका स्टेटमेंट है, मोसले का। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर आपको किधर जाना है, हमको उधर जाना है। बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, सुन लो। आप गए बाएं से कहां, दाएं, जैसे सोडियम है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे बाएं से दाएं चल गए ना बुआ। देखो कैसे, एटॉमिक नंबर 11, इनकी 12, इनकी 13, इनके 14, इनके 15, इनके 16 और इनकी 17, है ना। चलो इसको इधर लेके आते हैं, साइड में पमचे में ले चलते हैं। क्या क्या हमने लिखा था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस और सल्फर। हमारा इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसकी है 12, इसकी है 13 और इसकी है 14 और इसकी है 15 और इसकी है 6। हम जाएंगे बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाने पर उसका आकार कैसा होगा, तो पहले, उससे पहले हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, समझना ही तो है जी। तो इसकी 1s2 2s2 2p6 बात करें मैग्नीशियम का तो 1s2 2s2 2p6 बात करें एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 1। अगर हम बात करें, क्या कर दें, सिलिकॉन का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। एक का कलर चेंज करके ले आते हैं। ये अगर बात करते हैं हम सल्फर का तो 1s2 2s2
2 पे 6, 3s2 और 3p। आपको कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिए, ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा जैसे क्वेश्चन पूछता है। अब आप इसको ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन में बदल दें, थोड़ा आसान होगा समझना। 2, ये 8 और ये 1, ये 2, ये 8, ये 2, ये 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8। एक बात सोचो, हम गए हैं बाएं से दाएं, क्या किसी में नंबर ऑफ ऑर्बिट बदला? क्या उसमें कक्षा की संख्या बदल गई? देख लो, नहीं बदला। कक्षा की संख्या सब में 3 ही रहा। इसमें भी 3 कक्षा। फोटो बना ले। चलिए फोटो खींच लिए हम लोग, नहीं सेल्फी एक्सपर्ट हैं नहीं। चलिए इनकी भी फोटो खींच लिए भाई, इनकी भी फोटो खींच ले। चलिए हम भी खींच लिए। चलिए इनका भी खींच लेते हैं, उनका जगह नहीं है, उनको मन नहीं कर रहा है इनको खींचने का, तो छोड़िए इनको नहीं खींचेंगे, ज्यादा नहीं रूस जाएगा, लेकिन जी इनका भी खींच लेते हैं, तो सूझ जाएगा तो दिक्कत ना है। चलिए हमने खींच लिया। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें भी 3 ही ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 यहाँ और 1 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 यहाँ और 2 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ 8 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ 8 यहाँ, 4 5 5, 2 यहाँ, 8 यहाँ, 4। आपने ऐसा नोटिस कर रहा है, तो ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा सर सब में तो 3 ही ऑर्बिट है, तो साइज में तो कोनो अंतर हो ही नहीं रहा है, दाएं से बाएं जा रहे हैं तो अंतर हो रहा है। ठहरो, अभी ठहरो, आपको पता चलेगा। आप एक बात सोचो, ये न्यूक्लियस में चार्ज प्लस उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यहां न्यूट्रॉन की संख्या 11 थी, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 12 थी, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 13 थी, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 14 था और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 15 हो। यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले लोग यहाँ 11 थे, यहाँ खींचने वाले लोग 12 हो गए हैं, और यहाँ खींचने वाले लोग 13 हैं, और वहां खींचने वाले लोग 14, और यहाँ खींचने वाले लोग 15 हैं। तो जितना खींचने वाला लोग है उधरे तो इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। तो सोचो, यहां कम खिंचाया, यहां तनी ज्यादा खिंचा गया, यहां और ज्यादा खिंचाया, यहां और खिंचा गया, और यहां और खिंचा गया। सर खींचे वाला लोग ज्यादा है तो आदमी भी तो खिंचाने वाला ज्यादा है। फिर ठहरो, अभी आप चुंबक के इर्द गिर्द सिक्के को रखते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्स से खींच लेता है। अगर आप उसी डिस्टेंस पर एक के जगह 2 3 4 5 सिक्के रखें, क्या मैग्नेट अपना अट्रैक्शन फोर्स कम करता है? नहीं करता। सिक्कों की संख्या बढ़ाने से मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स प्रत्येक सिक्का पर समान लगता है, लेकिन अगर मैग्नेट की शक्ति बढ़ा दें तो वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से सिक्कों को खींचेगा। ये फिजिक्स का अपना प्रॉपर्टी है, आप यहां समझें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बढ़ने की वजह से आकार उनका छोटा होता चला जाएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणुओं की आकार घटती है, बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणुओं की आकार घटती है। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया है। डोब्रेनर किस देश के निवासी थे? तेरा डोब्रेनर फ्रांस का नहीं था, जर्मनी का, सॉरी फ्रांस का नहीं, जर्मनी के थे। डोब्रेनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? 7। संगीत के कितने सुर हैं? 7। सा रे गा मा पा दा नी, और फिर 7 से शुरू हो जाता है। इसीलिए वो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये नियम बताया था कि यदि तत्व को किसी भी यदि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान मिलेगा, जैसा कि संगीत का पहला स्वर 7वें स्वर के
आठवें स्वर के समान होता है, सॉरी सातवां नहीं आठवां। तो टोटल कितने सुर हैं? 7 सुर हो जाए। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय 63 तत्व उपस्थित थे। इसमें कोई डिस्कस नहीं करा सकते हैं। एक पिकोमीटर इक्वल टू कितनी होती है? एक पिकोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -12। अगर एक नैनोमीटर बराबर पूछे तो 10 के पावर -9 मीटर, सॉरी 19 नहीं 9, माइनस कितने मीटर? 9 मीटर। क्लियर हो गया? एक नैनोमीटर अगर पूछे तो 10 के पावर -9, और एक पिकोमीटर पूछे तो 10 के पावर -12 मीटर। ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ना था। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? भगवान, ये तो 9th क्लास का सवाल है। किसी भी तत्व की संयोजकता किससे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। क्वेश्चन खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।